ये उस समय की बात है जब स्वर्णपुर राज्य में राजा देवराज का शासन था। वे एक बहुत ही न्यायप्रिय और कर्मठ राजा थे। सर्दियां नजदीक थी और राज्य की निर्धन प्रजा की चिंता राजा के माथे पर साफ देखी जा सकती थी। महाराज, पिछले वर्ष ठंड के कहर से कई परिवारों ने अपनों को खो दिया था। उनके पास न पक्के घर थे, न गर्म कपड़े और न ही बिस्तर। यह अत्यंत दुखद है मंत्री जी। इस वर्ष ऐसा नहीं होना चाहिए। राजकोष से सभी निर्धनों को गर्म कपड़े, बिस्तर और कोयले पहुंचाए जाएं। जिनके घर जर्जर हैं, उनकी मरम्मत करवाई जाए। उद्देश्य उत्तम है महाराज। मैं तुरंत निर्धनों की सूची तैयार करता हूं ताकि आप उन दस्तावेजों पर अपनी राजसी मोहर लगा सके। अभी सहायता की योजना बन ही रही थी कि तभी दरबार में एक दूत का प्रवेश हुआ, जिसने महाराज के परिवार पर आए संकट की सूचना दी। महाराज की जय हो। आपके ससुर राजा हिमसेन का संदेश है। महारानी अवंतिका का स्वास्थ्य अत्यंत बिगड़ गया है। वे अपनी पुत्री यानी महारानी से अंतिम भेंट करना चाहती हैं। यह तो बहुत बुरा समाचार है। हमें तुरंत निकलना होगा। मंत्री जी, हमारी अनुपस्थिति में राजकुमारी अनन्या ही राज्य संभालेंगी। पिताश्री, आप चिंता न करें। मैं आपकी अनुपस्थिति में राज्य का कार्यभार कुशलता से संभालूंगी। महाराज के जाते ही राजकुमारी अनन्या सिंहासन पर विराजमान हुई। अगले दिन मंत्री नीलकंठ उन्हें कार्यालय ले गए, जहां सहायता के लिए तैयार किए गए दस्तावेजों का अंबार लगा था। अरे, यहाँ इतने सारे कागज क्यों रखे हैं? राजकुमारी, ये उन निर्धनों के दस्तावेज हैं जिन्हें सहायता पहुंचाई जानी है। महाराज स्वयं इन पर मोहर लगाने वाले थे, किंतु अब ये उत्तरदायित्व आपका है। मंत्री जी, इन पर मोहर लगाने में तो बहुत समय व्यर्थ होगा। आज शाम मेरी सहेलियां आने वाली हैं। ये कार्य हम बाद में करेंगे। अभी हमारे पास वक्त नहीं है। हमें अपने सहेलियों के साथ रामपुर भी जाना है। वहां से वापस आने के बाद हम ये सब काम कर लेंगे। महाराज के जाते ही राजकुमारी अनन्या विलासिता के रंग में डूब गई। उन्हें प्रजा की समस्याओं से अधिक अपने शौक प्रिय थे। महल के बगीचे में सहेलियों के साथ नृत्य संगीत की महफिलें जमने लगीं। वे अपना सारा समय महंगे आभूषणों के चयन, नए रेशमी वस्त्रों की सिलाई और शतरंज के लंबे खेलों में व्यतीत करने लगीं। राज्य के प्रलेख धूल फाकते रहे, जबकि राजकुमारी इत्र की खुशबुओं और विदेशी पकवानों के आनंद में मग्न थीं। देखो सुमन, ये नीलम का हार मुझ पर कितना जच रहा है। सुना है इसे सुदूर देशों के जौहरियों ने विशेष मेरे लिए बनाया है। अति सुंदर राजकुमारी। और आज शाम की घुड़सवारी की योजना के बारे में क्या ख्याल है? सुना है आज मौसम बहुत सुहावना है। क्षमा करें राजकुमारी, परंतु वे मोहर लगाने वाले दस्तावेज अभी भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठंड बढ़ती जा रही है, प्रजा त्राही त्राही कर रही है। उफ मंत्री जी, आप भी किस समय ये नीरस काम लेकर आ जाते हैं? क्या आपको नहीं दिखता कि हम अभी अपनी नई कविताओं और संगीत के रियाज में व्यस्त हैं? वे कागज कहीं भागे नहीं जा रहे। अभी हमारे विश्राम और मनोरंजन का समय है। इसी तरह 1 माह निकल गया। जब राजा देवराज वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि महल तो संगीत से गूंज रहा है, पर बाहर प्रजा ठंड से कांप रही है। उन्होंने राजकुमारी के इन्हीं शौक और लापरवाही को सबक में बदलने की ठानी। पुत्री अनन्या, विलासिता और खेल कूद का समय समाप्त हुआ। तुम तब तक राजमहल के सुखों का आनंद नहीं ले सकती जब तक तुम गुप्त रूप से प्रजा के बीच रहकर उनकी जीवन शैली को नहीं समझ लेती। पिताश्री, क्या ये आवश्यक है? अत्यंत आवश्यक। तुम अपनी सखी सुमन के साथ साधारण वेश में विजयनगर जाओगी। याद रहे, वहां तुम राजकुमारी नहीं, एक साधारण स्त्री हो।
राजकुमारी और उनकी सखी सुमन पुराने फटे पुराने कपड़े पहनकर गांव के बाजार पहुंची। देखो अनन्या, गर्मा गर्म पकौड़े। इनकी खुशबू तो महल के 56 भोग से भी बढ़िया है। हाँ सुमन, चलो आज इन्हीं का आनंद लेते हैं। दोनों मजे से पकौड़े खाती हैं और आम लोगों की तरह बातें करती हैं। शाम होने को थी और ठंड बढ़ रही थी। बाजार के कोने में एक बूढ़ी औरत अपनी छोटी पोती के साथ फूल बेच रही थी। बिटिया, ये फूल ले लो। मुझे जल्दी घर जाना है, बहुत ठंड है। मेरा घर भी पुराना है और मेरी छोटी लाडो ठिठुर रही है। तुम ये फूल मुफ्त में रख लो, बस मेरा आशीर्वाद समझो। काकी, हम बहुत दूर से आए हैं। क्या आज रात हम आपके साथ आपके घर ठहर सकते हैं? क्यों नहीं बिटिया, गरीब का घर है पर दिल बहुत बड़ा है, चलो। काकी का घर पूरी तरह मिट्टी का बना था। खिड़कियों से बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। छोटी लाडो ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। दीदी आइए, दादी आज आलू के गर्मा गर्म पराठे बनाएंगी। यहाँ ना कालीन है ना ही गरम दीवारें, फिर भी ये बच्ची कितनी खुश है। रात को भोजन के बाद सोने का समय होता है। घर में केवल 2 छोटी रजाइयां हैं। बिटिया, तुम मेहमान हो, ये बड़ी रजाई तुम और लाडो ओढ़ लो। सुमन बिटिया, तुम इस छोटी रजाई से काम चला लो। रात गहरी हुई। ठंड के कारण राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। तभी काकी बड़बड़ाने लगी। ये राजा महाराजा बस महलों में सोते हैं, हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं। सुना है राजकुमारी साहिबा को फुर्सत ही नहीं है कागजों पर मोहर लगाने की। कितनी स्वार्थी है वो। अगर मदद मिल जाती तो आज मेरी लाडो पक्की छत के नीचे सोती। हे भगवान, मेरी एक लापरवाही इन लोगों के लिए कितनी भारी पड़ रही है। मैं कितनी गलत थी। लकड़ियां कटने की आवाज से अनन्या की आंख खुली। काकी कांपते हाथों से अलाव के लिए लकड़ियां काट रही थीं। काकी लाइए, मैं आपकी मदद करती हूं। अरे बिटिया, ये तेरे कोमल हाथों का काम नहीं है, पर तू कहती है तो ले, कोशिश कर ले। अनन्या भारी कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। अनन्या के हाथों में छाले पड़ जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख, मैंने कहा था ना, तू तो बिल्कुल हमारी उस राजकुमारी अनन्या जैसी नाजुक है। सुना है उसे भी भारी काम से डर लगता है, तभी तो महलों में बैठकर बस आराम फरमाती है और हम जैसों को यहाँ कड़ाके की ठंड में लकड़ियां काटनी पड़ती हैं। अगर वो थोड़ी भी सख्त होती तो आज हमारे पास चूल्हा जलाने के लिए कोयला होता। काकी, काश आप जानती कि जिसे आप कोस रही हैं वो आपके सामने ही खड़ी है। मेरी कोमलता मेरी शक्ति नहीं, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। बिटिया, अंदर जाकर लाडो को देख, वो जाग गई होगी। मैं जैसे तैसे अपना काम कर लूंगी। सुमन, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। अपनी प्रजा का ये संघर्ष देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। हमें अभी इसी वक्त महल निकलना होगा। राजकुमारी तुरंत सुमन के साथ राजमहल लौटती हैं और सीधे महाराज के कक्ष में जाती हैं। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दें। मैंने अपनी आंखों से अपनी प्रजा का दुख देखा है। वे ठंड में ठिठुर रहे हैं और मैं महलों में सो रही थी। पुत्री, क्या तुम्हें अब अपनी जिम्मेदारी का महत्व समझ आया? हाँ पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपने भूल का एहसास हुआ है। एक जिम्मेदार राजकुमारी का कर्तव्य निभाऊंगी। राजकुमारी ने उसी समय मंत्री नीलकंठ को बुलाया और पूरी रात जागकर उन सभी दस्तावेजों पर मुहर लगाई जो गरीब जनता के लिए शीतकालीन कोष जारी करने के थे। कुछ ही दिनों में राज्य के हर गरीब घर में कोयला, रजाई और सहायता पहुंच गई। राजकुमारी अनन्या अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। देखो दादी, राजकुमारी साहिबा ने हमारी सुन ली
अब हमें ठंड नहीं लगेगी। हमारी राजकुमारी अमर रहे। दयालु राजकुमारी की जय हो। राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित घने जंगलों के बीच एक अद्भुत झरने का समाचार पाकर उसने वहां जाने का निश्चय किया। वह अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ वहां पहुंची। झरने का दृश्य इतना मनमोहक था कि अनन्या अपनी सुध बुध खो बैठी। ये कितना अद्भुत है। ऐसी शांति तो महल में कभी नहीं मिलती। पानी के बहाव को करीब से देखने के लिए जैसे ही उसने एक चट्टान पर पैर रखा, काई के कारण उसका पैर फिसल गया। वो सीधे गहरे जलकुंड की ओर गिरने ही वाली थी कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। संभल कर राजकुमारी। उन्होंने फुर्ती से अनन्या को अपनी बाहों में संभाला और उसे सुरक्षित किनारे पर ले आए। आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचाई। मैं राजकुमार अर्जुन हूँ, पड़ोसी राज्य से, और मेरा कर्तव्य था कि मैं एक असहाय व्यक्ति की मदद करूं। मैं राजकुमारी अनन्या हूँ। आपकी वीरता के लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी राजकुमार। राजकुमारी को सुरक्षित देख अर्जुन ने उन्हें महल तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उनकी वीरता और शालीनता देखकर राजा अत्यंत प्रभावित हुए। राजकुमार अर्जुन, आपने मेरी पुत्री का जीवन बचाया है। मैं आपका आभारी हूं। कृपया आज रात महल में रुकें और हमारे साथ भोज में शामिल हों। ये मेरा सौभाग्य होगा महाराज। उस रात राजमहल के बगीचे में एक भव्य भोज का आयोजन हुआ। अनन्या ने उस दिन एक सादा लेकिन अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र पहना था, जिस पर नक्काशी कम और सुंदरता अधिक थी। ढलती शाम की रोशनी में जब अर्जुन की नजर अनन्या पर पड़ी तो वो मंत्रमुग्ध रह गए। सादगी में लिपटी हुई अनन्या का सौंदर्य उन्हें किसी दिव्य आभा जैसा लगा। क्या कभी किसी ने इतनी सादगी में इतनी सुंदरता देखी है? भोज के बाद बगीचे के शांत वातावरण में टहलते हुए अर्जुन ने अनन्या का हाथ थामा। राजकुमारी अनन्या, मैंने कई युद्ध लड़े हैं, कई साम्राज्यों को देखा है, लेकिन आज पहली बार मैं एक ऐसी लड़ाई हार गया हूं जहां हारने में ही मेरी जीत है। समझ नहीं पाई राजकुमार। मेरा हृदय आप पर मोहित हो गया है राजकुमारी। क्या आप मेरा साथ स्वीकार करेंगी? क्या आप मेरे जीवन की सहयात्री बनेंगी? अनन्या, जिसके दिल में अर्जुन के प्रति सम्मान पहले ही प्रेम में बदल चुका था, उसने अपनी मौन स्वीकृति दे दी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ राजकुमार अर्जुन, मेरा हृदय भी यही कहता है। अगले दिन राजा ने अर्जुन के पिता के पास एक दूत भेजकर औपचारिक विवाह का प्रस्ताव भेजा। मेरा मानना है कि राजकुमार अर्जुन जैसा वीर और नेक व्यक्ति मेरी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर है। दोनों राजाओं की सहमति और खुशी के साथ भव्य तरीके से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अनन्या अब केवल एक राज्य की रानी नहीं थी, बल्कि अर्जुन के प्रेम की सहयात्री भी बन चुकी थी।